एसएमई क्या है? क्या ये मैन्युफैक्चरर के लिए है या ट्रेडर के लिए, इंपोर्टर के लिए, एक्सपोर्टर के लिए? इस पर कितना टैक्स बनेगा? क्या ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएगा या एफटीआर में आएगा? क्या इस पर कोई मिनिमम टैक्स है? क्या इसका ऑडिट हो सकता है? देखिए, जानिए और समझिए मेरी इस वीडियो में। सैयद आतिफ अब्बास नकवी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, टैक्स एडवाइजर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इससे मुराद ये है कि एक पर्सन जो है ना वो एंगेज होगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। एसएमई सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मैन्युफैक्चरर के लिए है। अब मैन्युफैक्चरर कौन होगा? मैन्युफैक्चरर वो होगा जो बंदा किसी एक आर्टिकल को किसी दूसरे आर्टिकल में रीशेप्ड कर दे, चेंज्ड कर दे, ट्रांसफर्ड कर दे और उसकी हैयत और नोयत आर्टिकल की चेंज हो जाए, तो ये मैन्युफैक्चरिंग होगी। लिहाजा एसएमई मैन्युफैक्चरर के लिए है और मैन्युफैक्चरर मैंने बता दिया कि क्या करेगा। और दूसरे नंबर पे इसकी जो एसएमई क्वालिफिकेशन है ना, दूसरे नंबर पे जो है वो ये है कि उस पर्सन का जो एनुअल एक टैक्स ईयर में जो टर्नओवर होगा वो 250 मिलियन होगा, यानी 250 मिलियन 25 करोड़। तब वो इसके एम्बेड में आएगा एसएमई के। अगर इसका टर्नओवर साल में इससे ज्यादा हो जाता है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। अब लॉ में एसएमई को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, किस तरह से बयान किया गया है, उस पर क्या लॉज रखे गए हैं, उस पर क्या टैक्सेशन रखी गई है। अगर तो इसने नॉर्मल लॉ में अपनी टैक्सेशन करवानी है तो फिर लॉ ने इस पे कैटेगरी रख दी, दो कैटेगरी। अगर इसका टर्नओवर एक साल में 100 मिलियन तक होगा तो कानून कहता है कि भाई 7.5 जो है ना परसेंट आपने टैक्सेबल इनकम का टैक्स दे देना है। टैक्सेबल इनकम जितनी होगी ना उस पर आपने 7.5% देना है और फारिग हो जाना है। और दूसरे नंबर पे अगर आपका 100 मिलियन से 250 मिलियन तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं, तक जाता है, तो फिर उसका टैक्सेबल इनकम का 15% आपने जमा करवा देना है। ये तो हमने टैक्सेशन की नॉर्मल के तहत। अब लॉ ये कहता है कि अगर आपने ऑप्शन लेनी है कि आपने फाइनल में जाना है तो फिर क्या बनेगा। फिर उन्होंने दो कैटेगरी बना दी। उसमें उन्होंने कहा कि आपने अगर टर्नओवर किया ना 100 मिलियन तक तो टर्नओवर का 0.25 आप जमा करवा दें। और अगर एक 100 मिलियन से बढ़ के 250 मिलियन तक चला गया तो फिर टोटल टर्नओवर जितना भी हमारा होगा, हमारा लाइक 150 हो गया, 200 मिलियन हो गया या 250 तक हो गया, तो फिर इस पे 0.5 टर्नओवर का आप जमा करवाएं, आपकी टैक्स लायबिलिटी फिनिश। अब जिस बंदे ने ये ऑप्शन लेनी है ना उसने क्या करना है, एट द टाइम ऑफ रिटर्न उसने ये डिसाइड करना है कि मैंने नॉर्मल लॉ में जाना है या फाइनल टैक्सेशन में मैंने अपनी टैक्सेशन करवानी है। और जब ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ना एट द टाइम ऑफ रिटर्न, तो 3 साल के लिए ये इररिवोकेबल होगी, यानी फिर उसको कॉन्टिन्यूसली 3 साल ये काम करना पड़ेगा, इसी तरह से करना पड़ेगा फाइनल में। और इस पे मजे की बात यह है कि आपको जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, फाइनल की लोगे, तो आपका ऑडिट नहीं है, ठीक है, आप पे मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी नहीं है।
और दूसरे नंबर पे अगर आप नॉर्मल में रहते हो, नॉर्मल की टैक्सेशन करवाते हो, तो उसमें ये है कि आपका ऑडिट हो सकता है। और जितने भी टोटल पॉपुलेशन इसकी होगी ना, जो एसएमई में मैन्युफैक्चरर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा, ये एट द टाइम ऑफ रिटर्न उसने फाइनल करना है, मैंने ये एक्सरसाइज, ये ऑप्शन लेनी है कि नहीं लेनी। और जब उसने ये ऑप्शन ले ली तो फिर वो 153 का जो है ना टैक्स, उसके लिए मिनिमम नहीं रहेगा, वो एडजस्टेबल हो जाएगा। अब ये सारे फायदे हैं इसमें मैन्युफैक्चरर के लिए। और मैंने कहा कि जब ये एक्सरसाइज करेगा, ये ऑप्शन लेगा, 3 साल ये चलेगी, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर हम पीछे फिर जाएंगे, ड्यूरिंग द ईयर उसका टर्नओवर जो है वो 250 यानी 25 करोड़ से क्रॉस कर गया, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, फिर वो ये नहीं कर सकेगा। और जब आपने अपना रिटर्न फाइल करना ना, तो उस वक्त आपने देखना है कि मैंने ये ऑप्शन लेनी है कि नहीं लेनी। तो आपको IRIS के पोर्टल पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी एसएमई की, या दूसरे नंबर पे जो एसएमई की डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी ना, वहां पर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा बतौर एसएमई। बाकी जितने भी लॉज होंगे, इनकम टैक्स के जितने भी लॉज होंगे, वो सारे के सारे इन पे अप्लाई करेंगे। अब मैंने कहा कि फाइनल में आपका ऑडिट नहीं हो सकता, आपको इस बात का ये फायदा है, ठीक है। आप पे बड़ी एक लायबिलिटी होती है मिनिमम टैक्स की सेक्शन 113 में, यानी आपका टर्नओवर एओपी हो या फर्म हो तो 100 मिलियन को क्रॉस करता है, तो आप पे एक बड़ी लायबिलिटी होती है सेक्शन 113 की, यानी आपने मिनिमम टैक्स देना ही देना है। यहां पर आपने जो अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करवा ली, कैटेगरी जो मैंने पहले बताई नॉर्मल में, और जो मैंने कैटेगरी बताई फाइनल में, इसमें अगर वो अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं इस तरह से 0.25 से 0.5 से 7.5 से और 15% से, तो फिर इनका कोई और चीज जो इनको नहीं देनी पड़ेगी। अब इन्होंने इसमें यह भी कह दिया कि आपकी जो इनकम टैक्स में दूसरे जितनी भी प्रोविजंस होंगी ना, वो आप पे अप्लाई होंगी। इससे मुराद ये है कि अगर टैक्स पेयर के खिलाफ कोई प्रोविजंस है या टैक्स पेयर की फेवर में कोई प्रोविजंस है, तो दोनों लगेंगी। तो इनका इतलाक दोनों पे होगा। इट मींस कि अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई एडजस्टेबल टैक्सेस जो है, एडवांस टैक्सेस जो है ना, वो मैंने जमा करवा दिए हैं या गवर्नमेंट मेरे से ले ली है, लाइक बिजली में मैंने कोई टैक्स दिया है, फोन में मैंने दिया है, या को मैंने प्रॉपर्टी बाय की उसके अगेंस्ट मैंने एडवांस टैक्स जमा करवा दिया, कोई प्रॉपर्टी सेल की उसके अगेंस्ट करवा दिया। अब हमारे पे जो टैक्सेबल इनकम की नॉर्मल में जितनी लायबिलिटी बनती है या फाइनल में जितनी लायबिलिटी बनती है, ये दूसरी जितने भी एडवांस टैक्सेस हम लोग पे करके आएंगे वो उसमें से डिडक्ट हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमारी कोई लायबिलिटी ऐसी है जो जमा करवाने वाली है या नहीं। अगर तो हमारा टैक्स इन एक्सेस होगा तो फिर हम लोग ये भी टैक्स जमा नहीं करवाएंगे। यानी कि दूसरे नंबर पे अब इसको जाके सेल्स टैक्स के लॉस में देखते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की बात की गई है इसमें कोई ट्रेडर नहीं आएगा, कोई होलसेलर नहीं आएगा, कोई डीलर नहीं आएगा, कोई रिटेलर नहीं आएगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आएगा, और एक्सपोर्टर के लिए भी इसमें बड़ा फायदा है। यानी कि आप एक्सपोर्टर को देखें 154 में देखें तो वो 1% है, अभी उन्होंने 1% और कर दिया एडवांस टैक्स की मद में। तो यहां पर जो एक्सपोर्टर होगा ना, वो मैन्युफैक्चरर भी है साथ, तो अगर वो एट द टाइम ऑफ रिटर्न ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो उसका अगर तो 100 मिलियन तक उसकी टर्नओवर है, उसका एक्सपोर्ट इतना है, तो फिर उसकी टैक्स की लायबिलिटी जो है ना वो तो बनेगी 0.25, तो फिर तो उसको फायदा हो गया। वहां पर 154 में 1% है, लेकिन यहां पर उसको एसएमई में रजिस्टर्ड करवाने पर उसको 0.25 लग रहा है या 0.5 लग रहा है, तो ये तो उसके लिए बड़ा बेनिफिट है। और सेल्स टैक्स में अभी हम लोग बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर की, ये सारी बात मैन्युफैक्चरर की हो रही है, किसी और की नहीं हो रही। तो मैन्युफैक्चरर जो है ना, वो बंदा डेफिनेटली सेल्स टैक्स में तो रजिस्टर्ड हो गई।
अभी उसने सेल्स टैक्स में अपनी 12 रिटर्न्स जो है ना वो हर मंथ वो फाइल कर रहा है। उसके बाद जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न करेगा फाइल, तो ये सारा का सारा सेल्स टैक्स वाला डाटा इसमें इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये बेस ही सेल्स टैक्स की बनेगी कि भाई हमने कितनी सप्लाई की, हमने कितनी परचेजेस की, सारे साल में हमने क्या क्या किया। तो ये सारे का सारा डाटा हम लोग इनकम टैक्स में डालेंगे, वही सेल्स टैक्स वाला। अब सेल्स टैक्स में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें भी आपका ऑडिट नहीं हो सकता। और नॉर्मल जो मैं बात कर रहा था ना टैक्सेशन की, वो टोटल जितनी भी एसएमई की पॉपुलेशन होगी, जितने बंदे उसमें रजिस्टर्ड होंगे, कल को उनका कोई रिस्क बेस्ड पैरामेट्रिक ऑडिट होता है ना, तो वो पॉपुलेशन का 5% की हद तक हो सकता है, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी बात को बड़ी अच्छी तरह से कन्वे किया है। तो ये रिटर्न्स का टाइम चल रहा है, आप इसको देखें, इसको समझें, इसको पढ़ें कि हमें जो है वो नॉर्मल लॉ में जाना चाहिए। यानी इसमें दो मैंने आपको लॉज बता दिए, एक नॉर्मल की टैक्सेशन है, एक फाइनल की टैक्सेशन है, एक एसएमई में रहते हुए। अगर आप एसएमई से बाहर है, आपका टर्नओवर इतना है, आप देख लें आपका टर्नओवर साल में कितना बन रहा है, जा रहा है 250 मिलियन तक जा रहा है। अगर उससे क्रॉस करता है तो फिर तो आप इसकी एम्बेड में नहीं फॉलो कर रहे, आप इसकी डेफिनेशन में नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर रह रहे हैं आप, तो फिर आपको ये ऑप्शन, मैन्युफैक्चरर को ये ऑप्शन, एक्सपोर्टर को ये ऑप्शन जरूर लेनी चाहिए। उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब आपको अवेल करने चाहिए। ये रिटर्न्स का टाइम चल रहा है, आप इसको देखें, समझे, और इसके मुताबिक अगर बनता है आपका केस तो उसको फाइल करें। उम्मीद करता हूं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया अपने व्यूअर्स को। अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें।